हाय गाइस। कोड मैथ्स में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम आपको मैथ समझाकर कोड करना सिखाते हैं। चलते हैं आज के नए सेशन में। हाय गाइस। अभी तक हमने लाइंस को बहुत अच्छे से समझ लिया है, उसकी इक्वेशन, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, प्रोजेक्शन, ये सारे कॉन्सेप्ट को हमने बहुत पास से देखा। साथ के साथ हमने कुछ वर्कड एग्जाम्पल भी किए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इस पूरी चेन में, वो प्लेन्स का है। प्लेन्स भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सेपरेटिंग हाइपर प्लेन होता है काफी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स में। तो सेपरेटिंग हाइपर प्लेन या हाइपर प्लेन पे जाने से पहले हमें प्लेन का बेस बनाना बहुत जरूरी है, और वो प्लेन्स की इक्वेशन कैसे बनती हैं, अब उस पे चलते हैं। प्लेन्स पे जाने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस। मैंने पहले भी इस बात को समझाया पर फिर से समझा देते हैं कि वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ नाइदर वन ऑफ देम इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर। मतलब कि एक वेक्टर अगर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल नहीं है, तब और सिर्फ तब ही वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कहे जाते हैं। ये बात समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। हमने पहले भी एक लेक्चर में लीनियर इंडिपेंडेंस और लीनियर कॉम्बिनेशन के लेक्चर में इसको कवर किया है, पर ये बात आप वापस से रिविजिट कर लीजिए और इसको ढंग से समझ लीजिए। अब हम लोग आते हैं प्लेन की डेफिनेशन पे। प्लेन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से तीन वेक्टर्स के यूज से बनती है। पहली चीज कि v और w दो लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं हमारे पास, और एक तीसरा वेक्टर p है, such that all points which follow the equation tv plus sw plus p, where t is a scalar from minus infinity to plus infinity and s is another scalar from minus infinity to plus infinity। तो ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू टी वी प्लस एस डब्ल्यू प्लस पी, जहां पे ये v w और p हमारे तीन वेक्टर्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को जो रिप्रेजेंट y कर रहा है वो ही हमारा एक टू डायमेंशनल प्लेन है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि प्लेन एसेंशियली एक टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, जो या तो ओरिजिन से पास करेगा या नहीं पास करेगा। अगर वो ओरिजिन से पास करता है तो हमारा p वेक्टर एसेंशियली जीरो हो जाएगा, और उस केस में y इज इक्वल्स टू टी वी प्लस एस डब्ल्यू की इक्वेशन बनेगी हमारी। और अगर p वेक्टर जीरो नहीं है, उस केस में प्लेन ओरिजिन से पास नहीं करेगा, और हम हमारी इक्वेशन बन जाएगी टी वी प्लस एस डब्ल्यू प्लस p वेक्टर। तो एसेंशियली p वेक्टर एक तरह से हमारा इंटरसेप्ट डिनोट करता है। अब एक चीज और ध्यान में रखने वाली है कि V और W को लीनियरली इंडिपेंडेंट इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, मतलब कि पैरेलल होंगे, तो प्लेन हमारा जो बन रहा होगा, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो प्लेन जो हमारा बन रहा होगा, अगर V और W पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो हम एक ही डायरेक्शन को मैप आउट कर पाएंगे, और हम कभी उस टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पे, उस टू डायमेंशनल सरफेस पे कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर लीनियरली डिपेंडेंट होते तो एक ही डायरेक्शन, हमारी इसी डायरेक्शन में दोनों वेक्टर्स जा रहे होते, और आप इस डायरेक्शन में इस तरफ वाले पॉइंट्स को कैप्चर ही नहीं कर पाते। ये मैंने पहले भी आपको समझाया है वेक्टर्स के लेक्चर में, पर वापस से इसको मैं समझा रहा हूं। तो इसीलिए V एंड W शुड बी लिनियरली इंडिपेंडेंट। अब हमने ये जो इक्वेशन लिखी है y इज इक्वल्स टू टी वी प्लस एस डब्ल्यू प्लस पी, ये तो हमारी वेक्टर इक्वेशन है प्लेन की। अब पैरामेट्रिक इक्वेशन प्लेन की लिखने के लिए हम हर एक कोऑर्डिनेट में हर एक कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेंगे हर एक वेक्टर के। तो एसेंशियली y अगर एन डायमेंशनल प्लेन पे लाई करता है, तो v w और p ये भी एन डायमेंशनल प्लेन पे लाई करेंगे। और y को हम लिखते हैं y1 y2 से लेके yn तक। ये सारे के सारे
एन डायमेंशनल स्पेस में है, y p w और p, ऑलराइट, ये सारे के सारे वेक्टर्स। और इसको अगर हम इसके कंपोनेंट वाइज इनको रिप्रेजेंट करने लगे तो y क्या होगा, हर एक कंपोनेंट को आप लिख दीजिए, साथ के साथ v के साथ भी यही करिए। w सेम थिंग, w1 w2 से wn तक। सिमिलरली p वेक्टर भी यही आ जाएगा, सारे कंपोनेंट्स लिख दिए। इसके बाद आप वेक्टर इक्वेशन को लिखेंगे y1 y2 till yn equals to p1 till vn plus s w1 w wn plus p1 लेके pn तक। और हर एक कंपोनेंट को आप इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करिए तो आपकी क्या बन जाएगी, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ प्लेन बन जाएगी। एसेंशियली ये हो जाएगा y1 इज इक्वल्स टू pv1 प्लस sw1 प्लस p1, y2 हो जाएगा tv2 प्लस sw2 प्लस p2, ये सारे के सारे कंपोनेंट टिल nth कंपोनेंट, tvn प्लस swn प्लस pn, ये हमारी पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ प्लेन है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको एक वर्कड एग्जांपल दिखाता हूं जिसमें मैं 3 वेक्टर्स लूंगा और पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालूंगा एक प्लेन की। एग्जांपल हमारा कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच कंटेन्स द फॉलोइंग वेक्टर्स p हैट q हैट और r हैट। यहाँ पे कंटेन्स वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंटेन्स का मतलब यहाँ पे ये है कि मान लीजिए आपका एक प्लेन एग्जिस्ट करता है, 3 डायमेंशनल प्लेन है, 3 डायमेंशनल स्पेस में। ये प्लेन कुछ ऐसे है और आपके पास ओरिजिन मान लीजिए ये x और y एक्सिस है और z एक्सिस भी आपकी जा रही है कुछ ऐसे, ऑलराइट। तो कंटेन्स का यहाँ पे ये मतलब है कि ये जो ओरिजिन है, यहाँ पे अगर मैं ये पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन लूं, ओके, ये मेरा प्लेन है, तो p हैट जो वेक्टर है वो एसेंशियली ओरिजिन से इस पॉइंट पे मान लीजिए p हैट है, ओरिजिन से यहां पे p हैट है, q हैट मान लीजिए ऐसे है और r हैट यहां पे है। पर मुझे जो इक्वेशन प्लेन की है y हैट इज इक्वल्स टू tv हैट प्लस sw हैट प्लस p हैट, इसमें v हैट और w हैट वो वेक्टर्स हैं जो लाई करते हैं प्लेन पे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। v हैट और w हैट वेक्टर्स यहां पे प्लेन पे लाई कर रहे हैं और ये जो p हैट वेक्टर है ये इस प्लेन पे सिर्फ एग्जिस्ट करता है, मीनिंग कि ये प्लेन इस p हैट वेक्टर को कंटेन कर रहा है। लाई करना और कंटेन करना ये दोनों अलग चीजें हैं। तो v हैट और w हैट मुझे कैसे मिलेंगे, और ये पहली बात तो लिनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और ये कैसे मिलेंगे इस पे अब सोचते हैं। तो आप ऐसे मानिए आपके वेक्टर्स 3 वेक्टर्स हैं, ऐसे जा रहे हैं ओरिजिन से, ओरिजिन आपका इस पॉइंट पे मान लीजिए है। तो अगर मैं p और q माइनस कर दूं एक दूसरे से, p माइनस q कर दूं, तो यहां पे अगर p है यहां पे q है, तो ये वेक्टर एसेंशियली p माइनस q वेक्टर इस पे लाई करने लगेगा प्लेन। सिमिलरली r और p है वेक्टर, r माइनस p यहां पे लाई करने लगेगा, ऑलराइट।
तो आपको ये दोनों वेक्टर्स निकालने हैं जो मेरे v और w वेक्टर्स होंगे, और साथ के साथ एक वेक्टर होगा, कोई भी आप एक रैंडम वेक्टर ले लीजिए जो कि इस प्लेन पे कंटेंट है। तो इन तीनों में से कोई एक वेक्टर हम ले लेंगे। अब वो वेक्टर जो प्लेन पे लाई करते हैं वो कैसे निकालेंगे? p और w उन वेक्टर्स को मान लेते हैं जो लाई करते हैं। तो वो एसेंशियली जैसे मैंने बताया p माइनस क्यू और r माइनस क्यू, दो वेक्टर्स हमने दो कॉम्बिनेशन और उसमें हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो हमें लाई करने वाले वेक्टर्स मिल गए v और w की। आप कैलकुलेशन कर लीजिए तो v वेक्टर आ जाता है 2 - 1 और w वेक्टर आ जाता है 3 एंड माइनस। इसके बाद एक कोई भी रैंडम वेक्टर मैंने उठा लिया, q वेक्टर उठा लिया, वो मेरा एंकर करेगा इस पूरे प्लेन को जो एसेंशियली कंटेन्ड है उस प्लेन के अंदर। तो इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी? y हैट इज इक्वल्स टू tv हैट प्लस sw हैट प्लस q हैट, और v और w lie on the plane, q is the vector contained by the plane। इसमें ऑब्वियसली t और s स्केलर्स हैं जो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी के बीच में लाई करते हैं। इसके बाद आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए v और w की और q की, तो आपको क्या मिल जाएगा? y हैट जो कि एक्स वाई जेड एक्सिस में एग्जिस्ट करता है। अगेन y हैट यहाँ पे वेक्टर है और एक्स वाई जेड एक्सिस है, तो आप इससे मत कंफ्यूज होइएगा कि ये y और ये y हैट सेम चीज़ है, ये अलग अलग चीज़ें हैं। बस नोटेशन मैंने दिखाया है, वरना ये मेरी y एक्सिस है और ये कोई वेक्टर है जो प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। y लिया है ये, दिस इज नॉट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम थिंग बट डिफरेंट थिंग। तो एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू व्हाट? आप सारे कैलकुलेशन कर दिए, t इंटू टू प्लस टी इंटू एस माइनस वन, ये मेरा एक्स एक्सिस एक्स कॉम्पोनेंट हो गया। सिमिलरली y और z कॉम्पोनेंट के लिए आप कर देंगे तो आपको मिलेगा एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 2t प्लस थ्री एस माइनस वन माइनस टी प्लस थ्री एंड माइनस टी माइनस थ्री एस प्लस टू। ऑलराइट, के बाद एक बहुत ही जायज क्वेश्चन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि यहाँ पे तो मैंने पी क्यू और आर और क्यू का कॉम्बिनेशन लिया था सब्सट्रैक्शन के बीच में, सब्सट्रैक्शन के लिए सॉरी। अब क्या मैं कोई और तरह के वेक्टर उठाता और उनको माइनस कर देता तो मेरे जो वेक्टर्स मिलते, क्या वो भी सेम ही प्लेन को डिनोट करेंगे कि नहीं? अब ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप कोई और वेक्टर्स उठा लीजिए। तो मैंने लिया है कोई सेकंड ऑप्शन फॉर चूजिंग वेक्टर्स, ए और बी वेक्टर मान लेते हैं, क्योंकि ये वाले वेक्टर्स पी और डब्ल्यू वेक्टर्स से अलग होंगे जो हमने पहले लिए हैं। इस बार ए वेक्टर को मैंने लिया पी माइनस आर और बी वेक्टर को लिया क्यू माइनस आर। पहले मैंने क्या लिया था? पी वेक्टर था मेरा पी माइनस क्यू और डब्ल्यू वेक्टर था आर माइनस क्यू। राइट, तो ए और बी वेक्टर्स की आप कैलकुलेशन कर दीजिए। सिमिलरली आप वाई हैट इक्वेशन निकाल लेंगे और आपके पास आ जाएगा एक्स वाई जेड एक्सिस के कंपोनेंट्स इन पैरामीट्रिक फॉर्म। और इस बार आप टी और एस की जगह आप एम और एन से कोफिशिएंट्स को डिनोट करेंगे, क्योंकि टी और एस अलग कोफिशिएंट्स हैं, एम और एन अलग कोफिशिएंट्स हैं जो ए और बी के लिए एग्जिस्ट करते हैं, टी और एस पी और डब्ल्यू के लिए एग्जिस्ट करते थे। तो आपको वापस से एक प्लेन की इक्वेशन मिल गई। आप अगर इस चीज को फिर से देखें तो फिर आपको ये रियलाइज होगा कि जो मैंने पहली इक्वेशन बनाई थी टी और एस से कॉम्बिनेशन, वो 2t प्लस थ्री एस माइनस वन उसका एक्स कॉम्पोनेंट था। यहाँ पे एक्स कॉम्पोनेंट क्या है? माइनस एम माइनस थ्री एन प्लस टू। तो आप जैसा देखेंगे ये अलग दिख रहा है क्योंकि टू थ्री माइनस वन है, यहाँ पे माइनस वन माइनस थ्री और टू है। राइट, सिमिलरली वाई और जेड एक्सिस के भी अलग अलग है कंपोनेंट की जो पैरामीटर्स हैं। इससे आपको क्या ऐसा लग रहा है कि ये दोनों इक्वेशन ऑफ प्लेन अलग अलग हैं? क्योंकि एसेंशली जब वेक्टर्स हमने सेम ही लिए थे, पी क्यू और आर वेक्टर्स लिए थे, तो उनसे प्लेन की इक्वेशन अलग नहीं आनी चाहिए। राइट, तो अब हमें चेक कर लेना चाहिए कि क्या ये दोनों वेक्टर इक्वेशन, क्या ये दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशंस सेम प्लेन को डिनोट कर रही हैं या अलग प्लेन को डिनोट कर रही हैं। सबसे पहली बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि ये दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशंस सेम प्लेन को डिनोट कर रही हैं, क्योंकि हमने पी क्यू और आर वेक्टर जो लिए थे वो हमारे दोनों के लिए सेम है। हमने बस अलग अलग कॉम्बिनेशन उठा लिए वेक्टर्स के सब्सट्रैक्शन से, और जो लाइंग वेक्टर्स है इन द प्लेन वो हमने अलग अलग बनाए हैं।
पर फिर भी हमें चेक कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं m और n की एक कोई रैंडम वैल्यू चूज कर लेता हूं और उससे मुझे जो x y z कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो जो भी मिलेंगे वो इससे मैच होने चाहिए, क्योंकि दोनों पॉइंट सेम ही प्लेन में लाई करेंगे, राइट। दोनों पॉइंट एसेंशियली सेम ही होंगे। सबसे पहले मैं m और n की वैल्यू ले लेता हूँ 1 और 1। m और n की अगर मैंने वैल्यू ली 1 और 1, तो x y z में अगर यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करूँ, x मेरा निकल के आता है -2, y मेरा निकल के आता है 2 और z मेरा निकल के आता है 4। ऑलराइट, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं t और s वाली जो इक्वेशन है, यहाँ पे पैरामीटर्स t और s हैं, इसमें मैं इन दोनों x और y के वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूंगा, t और s की वैल्यू निकालूंगा। उसके बाद मैं z यूजिंग द t एंड s वैल्यूज जो इस इक्वेशन से निकल के आई हैं, यूजिंग द t और s वैल्यूज जो मुझे यहां से मिलती हैं, मैं z कंपोनेंट निकालूंगा। और जो z कंपोनेंट यहां से निकल के आता है, अगर वो सेम है टू दिस z कंपोनेंट, मतलब कि ये दोनों इक्वेशन सेम थी। अगर वो अलग है, मतलब कि ये दोनों इक्वेशंस अलग थी। तो सबसे पहले मैं 2t प्लस 3s माइनस 1 एक्स की वैल्यू यहाँ से उठाता हूँ -2, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ, t की वैल्यू मेरे निकल के आती है -1 माइनस 3s डिवाइड बाई 2। अब मैं, क्योंकि दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल हैं मेरे t और s, तो ये t और s की वैल्यू मुझे मिल जानी चाहिए दोनों इक्वेशन से, राइट। अब मैं y कॉम्पोनेंट डालता हूँ। y कॉम्पोनेंट मेरा क्या था, 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने डाला -t+3, तो t मेरा निकल गया 1। यही चीज मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा और s की वैल्यू मेरी निकल के आ जाएगी। s की वैल्यू मेरी निकल के आती है -1। ऑलराइट, आप कैलकुलेशन सारी देख लीजिए, कर लीजिएगा खुद से। s की वैल्यू मेरी निकल के आती है -1। इसके बाद यूजिंग द वैल्यूज फॉर t एंड s दैट आई गॉट फ्रॉम हियर, मैं z की वैल्यू निकालूंगा। ऑलराइट, z की वैल्यू मेरी निकल के आती है 4, t और s की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने से। t की वैल्यू थी 1, s की वैल्यू थी -1। ये मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट -t -3s प्लस, तो z की वैल्यू मेरी निकल के आती है 4। क्या ये 4 सेम है जो यहाँ पे मुझे मिली थी m और n की वैल्यू से? तो अगर आप देखें तो ये सेम थी, मतलब कि दोनों इक्वेशंस भले ही हमने अलग अलग वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से बनाई हैं, दोनों इक्वेशन एसेंशियली सेम ही चीज, सेम ही प्लेन को डिनोट कर, ये हमने चेक भी कर लिया। आप ऐसे और भी m और n की कोई और वैल्यू भी ले लीजिए, आप कोई भी वैल्यू लेंगे, आपको हमेशा ही सेम ही पॉइंट्स मिलेंगे दोनों इक्वेशन से। तो इससे हमारा प्रूव हो जाएगा कि ये सेम प्लेन की। एक इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आगे चल के, बेसिस वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आता है, जो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, और उस समय भी मैं आपको ये बता दूंगा कि बेसिस वेक्टर्स कैसे एसेंशियली बेसिस वेक्टर्स प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, उससे यूनिफाई हो जाती है पूरी। पर वो आगे का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, तो हम उस पर बाद में आएंगे। आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन, इस टॉपिक को कवर करूंगा। एक छोटा सा एग्जांपल एक दो देख लेंगे हम। इसके बाद फिर हम लोग हाइपर प्लेन जैसे टॉपिक पे जाएंगे, और साथ के साथ जब वो टॉपिक खत्म हो जाएगा, देन वील मूव ऑन टू द क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, सपोर्ट वेक्टर। तब तक के लिए बने रहिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। हाय गाइस, आज का सेशन यहीं खत्म होता है। होपफुली मैंने आपके कुछ डाउट्स क्लियर किए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ उनको कमेंट सेक्शन में पूछिए और मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। अगर आपको ये कंटेंट यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तब तक बने रहिए और मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।